हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकौर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 7 का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें सबसे पहला क्वेश्चन। मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एयर इन एयर इज। हवा में ध्वनि का वेग है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? मित्रों आइए देखें। अगर मैं कहूं हवा में ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। तो मित्रों इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। तो सही आंसर क्या है? सी। जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी किए हैं उन सभी का सही है। आइए अब ध्वनि के वेग के बारे में कुछ बातें नॉर्मल समझते हैं। जब भी बात करते हैं ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि के वेग को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। यहाँ गैस का अर्थ हवा से है। अच्छा, हम जिस ध्वनियों को सुनते हैं हम उस ध्वनि को डेसिबल के फॉर्म में मेजर करते हैं। हम मनुष्य, अगर हम बात करें वेव या तरंगों के फिजिक्स की भाषा में, तीन प्रकार के वेव के पार्ट्स होते हैं। तरंगे तीन प्रकार की होती हैं: इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो होती हैं जिनकी तीव्रता या जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। सोनिक वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अल्ट्रासोनिक जिसका 20,000 एंड मोर देन हर्ट्ज होता है। अगर 0 से 20 हर्ट्ज माने इंफ्रासोनिक है, तो वो कीड़े मकोड़े एंटेमोलॉजी का जो अध्ययन कहलाता है वो उनको सुनने में सक्षमता प्रदान करते हैं। अगर हम बात करते हैं सोनिक, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, उसमें ह्यूमन बींग्स और हम सभी जो है आसानी से उन भाषाओं को सुन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जिसमें 20,000 मोर देन मेगाहर्ट्ज होता है, तो वहाँ पे सुनने वाली जो क्षमताएं होती हैं वो हम मनुष्य के अपेक्षा अधिक, जस्ट लाइक का चमगादड़ बैट उनके लिए होता है। फिलहाल यहाँ हवा में ध्वनि का जो वेग था वो 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ये आपका एक्सप्लेनेशन था। मित्रों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? कैमरे इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज। कैमरा एक ऑप्टिकल उपकरण है जो उपयोग करता है। कैमरा एक ऑप्टिकल उपकरण है जो उपयोग करता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या नॉन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मित्रों, कैमरा। कैमरा होता है कॉन्वेक्स पर। किस पे होता है? कॉन्वेक्स पे। आपको इस तरह से याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जब शब्द लग जाए कहीं दूर, कैमरे से नज़दीक तो फोटो खींचते नहीं है, कैमरे से दूर के दृश्य की फोटो खींची जाती है। दूर दृश्य की चित्र अंकित किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो जहाँ पे दूर किए जाते हैं, जहाँ पे दूर शब्द का विषय आ जाए दू, तो दू का मतलब ऊ, और ऊ शब्द से बन जाता है उत्तल। अब वो चाहे कैमरा हो या कुछ कोई अन्य उत्पाद, तो क्या लग जाएगा? कॉन्वेक्स। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। सो ए जो है मित्रों वो क्या है? बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन। निम्नलिखित में कौन सा एक टीका नहीं है? देखिए बच्चों, बीसीजी, एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन, ये तीनों टीके हैं, लेकिन लास्ट में ये पॉजिस्ट्रॉन जो है ये टीका नहीं है। एक और बात समझें अब, प्रोजेस्ट्रॉन, जब भी हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, सो प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स की कमी से महिलाओं में होने वाले एक बाझपन की बीमारी होती है, जिसमें महिलाओं की प्रेगनेंसी नहीं होती है और महिलाएं क्या रहती हैं? हार्मोन्स की कमी, महिलाएं निसंतान रहती हैं। क्या रहती हैं? निसंतान रहती हैं।
इस तरह के प्रमाण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। जो भी बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने डी आंसर किया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है। बीसीजी, एंटी रेबीज और पोलियो वैक्सीन बच्चे के जन्म से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 21 महीने, 24 महीनों में ये फला फला अलग अलग टीके समय समय पर लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रूड ऑयल इज द सम टाइम ऑफ द टर्म स्वीट बिकॉज इट इज। कच्चे तेल को कभी कभी मीठा कहा जाता है क्योंकि स्वीट इज अ टेस्ट ऑफ डिजॉल्व शुगर, मिडिल स्वीट ड्यू टू द लो सल्फर कंटेंट, लेस एसिडिक या लेस एल्कलाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है, मिडिल स्वीट ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट। सल्फर की मात्रा के कम अवशोषण होने के कारण ही जो कच्चा तेल है वो कभी कभी मीठा भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, कच्चा तेल कभी कभी मीठा भी कहा जाता है मित्रों। अगली बात हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और स्ट्रोन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पादप हार्मोन्स की, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पादप हार्मोन्स में साइटोकाइनिन, काइनिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन 2,4-D इत्यादि हार्मोन्स का प्रयोग होता है। जबकि ये सभी जो हैं जंतु हार्मोन्स हैं, माने एनिमल हार्मोन्स में आते हैं ये, और ये नहीं आता। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। जो भी विद्यार्थी हमारे ए आंसर के साथ गए हैं या जिन्होंने ए आंसर को टिक किया है उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है मित्रों। ए जो है क्या है आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिट्रिक फ्रूट्स आर नॉर्मली ग्रो इन। खट्टे फल आमतौर पर उगाए जाते हैं। और बच्चे देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का क्षेत्र है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जो भी रीजन पाया जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है इक्वेटर क्षेत्र, माने ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, भूमध्य रेखीय। अब इसके थोड़ा सा ऊपर जैसे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ये जो क्षेत्र हो जाता है ये हमारा कहलाता है टेम्परेट एरिया। ये क्या कहलाता है, टेम्परेट। और यहाँ पे आते हैं ये 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे आते हैं सो ये 90 डिग्री साउथ। ये दोनों जो क्षेत्र कहलाते हैं ये कहलाते हैं पोल्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे पोल्स कहलाते हैं। सो ये हमारे पोल्स के रीजन है। अब बात क्या है, अब बात है कि खट्टे फल आमतौर पर कहाँ उत्पादित की जाती हैं, इक्वेटर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे, मेडिटेरियन पे या एल्पाइन पे। सो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटर, मेडिटेरियन रीजन पे। कहाँ पे, मेडिटेरियन रीजन पर। तो ये जो आपका हो जाएगा मेडिटेरियन। तो आप इसे कह देंगे, हाँ, इक्वेटर का रीजन कह सकते हो या मेडिटेरियन का रीजन। इसी रीजन को ही भूमध्य क्षेत्रीय या इसे मेडिटेरियन मेडिटेरियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडिटेरियन भी कहते हैं इसको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेडिटेरियन भी कहा जाता है। ये वाला सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, क्या है, सी, माफी, सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, which of the following antioxidant vitamins। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, विटामिन सी, के, बी एंड डी। तो अगर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
अच्छा, जितने भी खट्टे एवं जूसी फल होते हैं वहाँ यहाँ या वहाँ विटामिन सी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही इसका? विटामिन सी। क्या आंसर करेक्ट है इसका? विटामिन सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी के साथ जो बच्चे गए हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है मित्रों यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि क्या है? आइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है? ट्रॉपिकल। देखिए भाई, ये पृथ्वी हो गई, ये हो गया भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये पृथ्वी का क्षेत्र है मान लीजिए। अब हम यहाँ की जब बात करते हैं, यहाँ की, या अगर हम बात करते हैं यहाँ की, ऐसे ऐसे, अब ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को हिंदी में अगर कहें तो कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कैसा कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला जो रीजन है, ये हो जाता है ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, अगले को चलते हैं। कॉमर्शियल पेपर आर इशूड बाय, वाणिज्यिक पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बाय द शेड्यूल बैंक और अ कंपनी, बाय द कंपनी ऑफ द शेड्यूल बैंक्स, अ बैंक टू बैंक, नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बाय अ शेड्यूल बैंक टू अ कंपनी। शेड्यूल बैंक के द्वारा कंपनी को किया जाता है। शेड्यूल बैंक टू अ कंपनी। ओके, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। ओके, सो द फर्स्ट क्या है द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में moderator use of a controlling the number of neutrons, moderator to use of a slowing down of the neutrons, control the rods of the use of a slow down of the neutrons, coolant the use of a slow down the neutrons। so इसका जो करेक्ट आंसर है मॉडरेट यूज है। मॉडरेटर यूज्ड ऑफ अ स्लोइंग द डाउन ऑफ द न्यूट्रॉन्स होता ये है, परमाणु में रिएक्टर का प्रयोग नाभिकीय गति को मंद करने तथा न्यूट्रॉन के नियंत्रण में किया जाता है। न्यूट्रॉन के नियंत्रण में किया जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल फॉर द एनी वेव इन अ सोलर सिस्टम? सौरमंडल में किसी भी तरंग की अधिकतम गति संभव होती है। याद रखें, अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो किसी भी जो गति डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है लाइट पे। किस पे? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट पे।
स्पीड ऑफ लाइट पर क्या होता है, वो डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पीड ऑफ लाइट ही क्या है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा सौरमंडल में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ पे 3.010 मीटर पर सेकंड था, उस तरह से आप कह सकते हो। अगला है फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। फोटो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है हीट लाइट कैटलिस्ट ऑक्सीजन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, लाइट हो जाएगा, ऑप्टिक लाइट से हो जाएगा। पादप जीवन और पादप पोषण के विज्ञान को कहा जाता है, आइए समझे। कभी भी पादप जीवन आ जाए तो सीधा आंसर लग जाना चाहिए बॉटनी। एवं पादप पोषण की बात करते हैं तो वहां पे हमारा शब्द आ जाता है एग्रीकल्चर, माने कृषि का क्षेत्र आता है। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों जो मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं एग्रोबायोलॉजी। क्या बनाते हैं, एग्रोबायोलॉजी। सो पादप जीवन और पादप पोषण का जो विज्ञान है, जो इसका साइंस है, वो क्या बन जाता है, एग्रोबायोलॉजी बनता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो एग्रोबायोलॉजी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मित्रों। एग्रोबायोलॉजी जो है क्या है, वो बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी एग्रोबायोलॉजी बता रहे हैं वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर देन टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह किसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है, आइए समझे। तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे अगर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का पानी माने CaO को कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रहा है, माने यहाँ पानी का भी कंटेंट है, वाटर का भी कंटेंट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का हिस्सा है। अब जो कंटेंट बनेगा वो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट CaCO3 क्या हो जाएगा, CaCO3 बच्चे। ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट जो है यहाँ पर बन रहे हैं इस तरह से ये, और वाटर का कंटेंट अपनी जगह पर है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ में क्रिया कर रहे हैं तो CaCO3, हाँ ये बन रहा होता है, पानी के साथ में प्रवाहित होता है तो इसमें बनने का कारण क्या है, दूधिया हो रहा है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे। अगला है, द विटामिन मोस्ट ऑफ रेडली डिस्ट्रॉय बाय हीट। गर्मी में जल्दी गर्मी में सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, थायमीन। क्या इसका करेक्ट आंसर है। सो गर्मी में सबसे जल्दी जो नष्ट हो जाता है अगर हम कहें तो वो विटामिन कौन सा है, वो विटामिन है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है वो, एस्कॉर्बिक एसिड है, समझिएगा। विटामिन की बात करें तो विटामिन C जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड है, क्योंकि जो C होता है उसके अंदर पहले से ही क्या होता है, खट्टापन होता है, पहले से क्या होता है, खट्टापन होता है। और अगर गर्मी पड़ती है, मान लीजिए गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में विटामिन C जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन C क्या होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन C जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। क्या है सही आंसर, क्या है, बी वाला था। नेक्स्ट क्या कहता है, when an electron combine with antiparticle then, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने प्रतिकण से जुड़ता है तो क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने प्रतिकण से जुड़ता है तब किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, आइए समझें। देखिए
जब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अगर देखें तो छोटे कण में अल्फा, बीटा या गामा जैसे कण बनेंगे। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन के जब एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकण जुड़ेगा, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन किसी अपने कण से क्या कर देता है, जुड़ जाता है, तो इसे जुड़ने की स्थिति में वो क्या करता है, फोटोन की ऊर्जा बनाता है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फॉर्म होती है। आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा कि जैसे ये आपका नाभिक हो गया, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ क्या है, कक्षाएं होती हैं। हाँ, एक है, आपने पढ़ा होगा नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इनके मॉडल में क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊपरी कक्षा में घूमते रहते हैं अपने नाभिक में, तो वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा रिलीज करते हैं। जब वो अपनी ऊर्जा रिलीज करते हैं तो अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाके 10⁻11 सेकंड तक जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी फोटोन के रूप में रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और कुछ समय के बाद में वो अपनी कक्षा से क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जब वापस आ जाते हैं फिर वहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं। तो इस तरह की गतियाँ वो बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये फोटोन को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, फोटोन का फॉर्म करते हैं। तो ऐसे में अ फोटोन इज द फॉर्म बाय द व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद द एंटीपार्टिकल्स आल्सो, सो फोटोन फॉर्म होता है। क्या होता है फोटोन फॉर्म। सो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ तक की चीज़ें जो हैं, मैंने जो आपको बताई, वो चीज़ें समझ में आपको आई हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर इज रिलेटेड विथ। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, अगर आपने इस तरह का एक वो देखा होगा, ऐसे निकलते हैं इसके अंदर से बहुत ढेर सारे फाइबर्स। ऐसे होता ये है, अगर हम ये आपसे सिंपल कहें, ऑप्टिकल फाइबर, क्या हम कहें, अगर हम कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, सो ऑप्टिकल फाइबर से क्या हो जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जस्ट लाइक वायर होते हैं ये, और इन वायर से क्या होता है, इंटरनेट की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं। किसकी होती है, मेन मेन अगर हम आपसे कहें बच्चों, तो किसके लिए है ये इंटरनेट की सुविधाओं के लिए क्या है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट की सुविधाओं के लिए ये चीज़ें जो है बिल्कुल सही होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युनिकेशंस के लिए, सो इंटरनेट की अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं, सो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सो इंटरनेट की जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है बिल्कुल सटीक पड़ेगी कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के लिए। कंप्यूटर तो मान लो एक संगणक है, एक डिवाइस है। कंप्यूटर का इस्तेमाल तभी सही हो पाएगा जब इसमें इंटरनेट की व्यवस्था दी जाए। इंटरनेट है तो कंप्यूटर अच्छा वर्क करेगा, विदाउट इंटरनेट कोई कंप्यूटर को काम नहीं। सिर्फ वो एक जस्ट लाइक एक फॉर्म है, हार्डवेयर डिब्बा टाइप का। लाइट नहीं, ये नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कम्युनिकेशन। सो जो बच्चे कम्युनिकेशन के साथ में जा रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन जो है इसका क्या है, वो स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे। कम्युनिकेशन कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था, आइए समझें। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार, आपने नाम सुना होगा, विलियम स्टर्जन। स्टर्जन स्टर्जन विलियम स्टर्जन साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया था। स्टर्जन का जो इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, विलियम, कौन थे, विलियम थे। इस तरह सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए।
क्या है, ए होना चाहिए। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन अगर कहें ये बल्ब का आविष्कार आपने पढ़ा होगा, बल्ब ग्रामोफोन यहाँ पे आता है। एल्स जी ओट्स की बात करते हैं तो ये अलग व्यक्ति हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है इसमें बच्चे, ए वाला है। सो जो भी विद्यार्थी हमारे ए करेक्ट आंसर के साथ में गए हैं या जिन्होंने ए आंसर कहा है उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, माने बिल्कुल सही है, देयर इज नो मिस्टेक, एकदम करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओरोजेनी वर्ड्स इज रिफर फॉर्म। ओरोजेनी वर्ड्स किससे संबंधित है, आइए समझे पहले ओरोजेनी। देखिए, अगर हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, और जो सारे कॉन्टिनेंट हैं दीज आर मेक्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स। ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग प्लेट्स का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देखते हैं, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हिस्सा हो गया ऐसे करके ये साउथ अमेरिका, ये हिस्सा आप देखते हो बच्चे, ये हिस्सा कहलाता है अफ्रीका का, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का, ये हिस्सा कहलाता है हमारा यूरोपियन हिस्सा, ये जो एरिया कहलाता है इस तरह से अगर हम कहें तो ये एशिया, ये हिस्सा कहलाता है ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ये हिस्सा इस तरह से कहलाता है अंटार्कटिका। सो अब होता ये है कि अगर हम बात करें ऐसे, तो ये इनके नीचे बहुत ढेर सारे अलग अलग जगहों पर प्लेट्स होते हैं, और प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो बनता है प्लेट टेक्टोनिक फोर्स, टेक्टोनिक फोर्स। और प्लेट टेक्टोनिक फोर्स से क्या होती हैं, जब दो परत, जैसे मान लो कि ये परत और ये परत, तो ये परत कभी कभी इस तरह से ऊपर उठ के आती हुई आकृति में दिखते हैं ऐसे, तो ये जो एक प्रकार का शेप बनाते हैं, इस प्रकार का एक शेप बनाते हैं, दीज आर शेप इज लुक लाइक अ माउंटेनिंग बिल्डिंग। ये क्या करते हैं, ये माउंटेनिंग बिल्डिंग जैसी चीजें बनाते हैं, माने ये पहाड़ों की आकृतियों को बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, माउंटेनिंग बिल्डिंग कहते हैं। अब होता यह है कि जब माउंटेनिंग बिल्डिंग की आकृतियां या चीजें बनती हैं, तो उस दौरान ये जो टर्मिनोलॉजी कहलाएगी वो कहलाती है हमारी ओरोजेनी, ओरोजेनी। सो ओरोजेनी जो टर्म है स्पेशली वो यूज होता है माउंटेन बिल्डिंग के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग होता है, माउंटेन बिल्डिंग के रिगार्डिंग। सो ये, हाँ ये वाला सही है, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन जो अगर हम कहें, ये माने सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो जो बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ में गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन वाले पार्ट्स के साथ में, सो उनका सबका जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। सो प्यारे बच्चे, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आइए समझे, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस अगर कहें तो होता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान कहलाता है, विषाणु विज्ञान कहलाता है। अच्छा, विषाणु विज्ञान, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था इवानोवस्कीय। क्या नाम था, इवानोवस्कीय। इवानोवस्कीय ही हैं जो विषाणुओं के अध्ययन के करने वाले भी व्यक्ति हैं ये। अच्छा, एनजेमोलॉजी जो है ये हिस्सा, ये कहलाता है स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइम, एंजेमोलॉजी। जैसे नेफ्रोलॉजी,
स्टडी ऑफ किडनी एंड यूरिन या यूरिक एसिड का जो फिल्ट्रेशन वगैरह वो ये है डर्मेटोलॉजी। ये कहलाता है स्टडी ऑफ स्किन ईचिंग एंड स्किन कैंसर। स्किन कैंसर है, स्किन ईचिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए कहलाता है। वायरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वायरस, ये स्टडी ऑफ वायरस। तो ये जो है कि चीज़ें जो है मैं आपको बताया हूँ, ये चीज़ें जो है प्रमुख है मित्रों। अच्छा, एक और बात मैं बताऊंगा, आप सबको हो सकता है पता हो और हो सकता है ना पता हो, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। वायरस इज अ चैन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी भी है। सो ऐसा भी कहा जाता है वायरस को, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ जो विषाणु है उससे जो हमारा आंसर बन रहा है वो हमारा वायरोलॉजी है। क्या बन रहा है आंसर हमारा? वायरोलॉजी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे वायरोलॉजी के साथ में जा रहे हैं या वायरोलॉजी बता रहे हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है मित्रों। अब हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्र वो क्या है? वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, सो वायरोलॉजी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड विच डेट। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा? 1 तारीख। 1 तारीख को या 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं। अगर कहें वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मार्च में कौन कौन से और दिवस होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्च में कौन कौन से दिवस हैं, आइए हम समझें। सबसे पहले क्या देखेंगे मित्रों? मार्च के डेज, मार्च के डेज जैसे 1 मार्च। फर्स्ट मार्च होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। हिंदी में कहते हैं भैया शून्य भेदभाव दिवस। क्या कहते हैं? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी थोड़ा आसान मुझे भी लगता है और चूंकि हमारे मित्रों को समझ में भी जल्दी आता है। शून्य भेदभाव दिवस, अच्छा ये है आपका इसमें। फिर इसके बाद में हाँ एक और देख लेंगे भैया, 1 मार्च को ही और भी है, 1 मार्च को ही एक और भी है, यही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस। फिर जैसे अगर हम बात करें 4 मार्च को, तो इसे कहते हैं एनएससी डे, मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदीय दिवस रहता है ये, परिषदीय दिवस। तो इस तरह के दिवस होते हैं 4 मार्च को। फिर और देखें बच्चों, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग 8 मार्च को, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसे मित्रों अगर हम बात करें 9 मार्च को, 9 मार्च को आप देखते हैं मदर्स डे, मातृ दिवस, मातृ दिवस होता है 9 मार्च को। फिर इसके बाद में अगर हम चलें जैसे 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस। ऐसे फिर जैसे चलते हैं हम लोग, मान लो 20 मार्च को गौरैया, आप लोग जानते होंगे बच्चों स्पैरो, गौरैया की प्रजातियां देश में कम हो रही हैं, तो गौरैया के भी दिवस पे जो है चर्चा की जाती है मित्रों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं गौरैया दिवस, क्या देख रहे हैं, गौरैया दिवस। जैसे 21 मार्च को वानिकी दिवस, वानिकी मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी डे होता है इसमें। जैसे 22 मार्च को कहें, 22 मार्च को होता है जल दिवस, वाटर डे। जल के बिना तो जीवन ही नहीं है, वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, हम बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे 23 मार्च को अगर हम चलें, 23 मार्च को मौसम संबंधी विज्ञान के लिए मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम विज्ञान दिवस होता है। 24 मार्च को चलते हैं, 24 मार्च 24 मार्च को होता है टीबी डे। टीबी आप जानते होंगे, 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आए तो बलगम की जांच कराएं और डॉट्स लें, पक्के पुल का पक्का वादा। इसके बाद में 27 मार्च को थिएटर डे होता है, थिएटर डे। सिनेमा घरों का दिवस, सिनेमा घर का दिवस, घर का दिवस। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, मुझे ध्यान थे अभी दिमाग में, तो मैंने आपको वो बताया, तो आप इसको जो है बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आप इसको रिमेंबर करिए, याद करिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आए। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपको, 1 मार्च। 1 मार्च जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट उत्तर है। अगला क्या है, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीता है। सौरभ कोठारी साहब हैं, जैसा कि अभी पेपर में भी इनका निकला था और काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं सौरभ कोठारी साहब। तो सौरभ कोठारी जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सौरभ कोठारी हाल ही में सीनियर स्नूकर प्लेयर हैं ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की जीडीपी में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सो मित्रों इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश ने सेकंड सबसे बड़ी जीडीपी बन कर सहयोग किया है देश की जीडीपी में। अब आपको कमेंट में बताना है भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो सर्वाधिक जीडीपी में इंडिया को सपोर्ट किया है। जब भी आप इसको देखें इसको कमेंट में बताएं। सो करेक्ट आंसर फिलहाल हमारा ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके नेक्स्ट, हाँ देखिए क्या आंसर आ गया आपका, उत्तर प्रदेश, यूपी करेक्ट है। अगला है द गैल्फू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज बीन इनबिल्ड बाय विच कंट्री। ओके आइए समझे हम लोग, गैल्फू जो स्मार्ट सिटी है, गैल्फू स्मार्ट सिटी, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है भूटान देश के द्वारा। किसके द्वारा, ये भूटान कंट्री ने शुरू किया है और हमारे भारत देश असम के साथ में इसमें वो क्या करेंगे, लगभग 100 सिटी लेंगे, 100 सिटी, और वो एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, कॉरिडोर
और बहुत ही भव्यात्मक तरीके से इसके विकास कार्य होंगे, इसके विकास कार्य चलाए जाएंगे और विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? भूटान। सो जो भी व्यक्ति हमारे भूटान के साथ जा रहे हैं या भूटान कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है मित्रों। सो भूटान क्या इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री स्टार्टेड द डीपेस्ट जिम्पिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी इन द अर्थ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डार्क मैटर। हाल ही में किस देश ने डार्क मैटर की खोज के लिए हम पृथ्वी पर सबसे गहरी जिम्पिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला शुरू की है? शी जिनपिंग। जैसा कि बच्चे आप लोग नाम सुने होंगे, बात करते हैं हम लोग किसकी? चाइना की। चाइना माने चीन। अब चीन के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष आप भी जानते हैं, उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। अब शी जिनपिंग साहब क्या है? अगर हम शी जिनपिंग की बात करें तो शी जिनपिंग से हमें क्या पता चलता है कि इन्होंने अभी चीन में लगभग, अगर हम कहें 7800, क्या है 7800 मीटर गहराई वाले जगह पर चूंकि इनके नाम से ही है वहां पे, जिसका नाम है जिनपिंग। क्या नाम है? जिनपिंग। ठीक है। अंडरग्राउंड प्रयोगशाला शुरू की है। सो जो शुरू किए हैं वो चाइना है। कौन है? चाइना है। तो उम्मीद है मित्रों ये भी बात आपको समझ में आ गई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। तो बिल्कुल यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हैं। ओके प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा, चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। सो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच।